Hello everyone, welcome to my class. Students, language across the curriculum इस कोर्स में हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे टॉपिक का नाम है लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संप्रेषण का माध्यम है या साधन है। इसके अंतर्गत मैं आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण की अवधारणा पढ़ा चुकी हूँ। मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का ये बता चुकी हूँ और आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं अच्छे संप्रेषण के, और इसके साथ ही भाषा की क्या भूमिका है संप्रेषण में। इन दोनों पर हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें कुल 7 सिद्धांत लिखे हुए हैं। एक एक करके हम इन सिद्धांतों को जानेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सजगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस। सजगता का सिद्धांत देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है। अगर इन शॉर्ट हम बात करें संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बात है दो जनों की बात करने की। वो दो लोग भी हो सकते हैं, वो दो ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो दो ग्रुप या फिर वो दो लोग। सजगता अवेयरनेस क्या होती है, अर्थात अगर एक व्यक्ति या एक ग्रुप बोल रहा है तो दूसरा ग्रुप उसकी बात को सुने, पूरी तरह से अवेयर होकर के सुने। अगर वो सुनेगा नहीं, अगर वो अच्छे से सुनेगा नहीं दूसरा ग्रुप या दूसरा व्यक्ति, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा पहले व्यक्ति को, ठीक है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को रिस्पॉन्स नहीं देगा और संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा आएगी। संप्रेषण की प्रक्रिया को हम एक सर्कल के रूप में मान सकते हैं। इसमें क्या है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है या रिस्पॉन्स देता है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बोलता है, पहला व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह से चाहे वो ग्रुप्स हैं दो, चाहे वो दो व्यक्ति हैं, वो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया को, उसके सर्कल को पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं। अगर दोनों में से एक भी सजग नहीं है, अब मान लीजिए आप दो जने आपस में बात कर रहे हो, आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है, आपका क्लासमेट आपसे बात कर रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है उसकी बात पर, आपका ध्यान ही नहीं है उसकी बात पर, क्या वो आपका गुड कम्युनिकेशन कहलाएगा? नहीं। आपने उसकी बात को सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, बात बीच में ही अधूरी रह गई, तो इस तरह से ये गुड कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस का मतलब ये है कि दोनों ग्रुप्स का, दोनों व्यक्तियों का वहाँ पे अवेयर होना ज़रूरी है, सजग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया, सजगता का सिद्धांत हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपके सामने सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है योग्यता का सिद्धांत। योग्यता, प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। किसकी एबिलिटी की बात होगी यहाँ पे, किसकी योग्यता की बात होगी? तो दोनों पर्सन्स योग्य होने चाहिए, दोनों ग्रुप्स योग्य होने चाहिए। आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसको समझने, उसको समझाने में आप दोनों ग्रुप्स या दोनों व्यक्तियों की जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो एकदम एग्जैक्ट या पर्याप्त या इनफ होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों ग्रुप कैसे हो, एबल हो, एबिलिटी हो आप में कि आप उस टॉपिक पर विचार विमर्श कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं या विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो योग्यता बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट है आपके सामने सहभागिता का सिद्धांत। यहाँ पे सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता क्या होती है? पार्टिसिपेशन सहभागिता कहलाती है, ठीक है। अब सहभागिता यहाँ पे क्यों जरूरी है और किसकी सहभागिता की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात हो रही है सहभागिता के अंतर्गत वही दो ग्रुप्स या फिर वही दो लोगों की सहभागिता की, ठीक है। क्योंकि उनको क्या करना है, शेयर करना है, अपने जो भी उनके थॉट्स हैं उनको शेयर करना है। क्योंकि संप्रेषण क्या है, विचारों का आदान प्रदान, आपस में दो जनों का अपने मन के भावों को, ज्ञान को, सूचना को एक दूसरे को बताना, यही तो कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे जो सहभागिता है अर्थात शेयरिंग की बात है, तो वो दोनों तरफ से होनी चाहिए।
आप जो हैं बोले जा रहे हो, सामने वाला उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो वो गुड कम्युनिकेशन नहीं होगा। जिस तरह से पूरी कंटिन्यूटी के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ या सजगता के साथ आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो, तो सामने वाले का भी अच्छे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी एक तरफा नहीं होती कम्युनिकेशन की प्रक्रिया। लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ आपको, दो तरफा होती है। तो दोनों तरफ से ही पार्टिसिपेशन या सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो आपकी तरफ वो व्यक्ति देख ही नहीं रहा है या वो आपको सुन ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे वो कम्युनिकेशन के जो तार हैं वो जुड़ नहीं पाएंगे। वो जो कम्युनिकेशन है वो अधूरा ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिकॉज संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक सर्कल है। अगर ये सर्कल पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब ये गुड कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपके सामने, उचित सामग्री का सिद्धांत। अब ये उचित सामग्री यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, क्या सामग्री होती है यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर कंटेंट या मटेरियल, क्या मटेरियल या क्या कंटेंट चाहिए। तो इस पॉइंट को बताने के लिए मैं आपको क्लास कम्युनिकेशन का एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ कि एक शिक्षक ने क्या करना होता है, अपने स्टूडेंट को अपनी सारी की सारी जो नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, जो उनका टॉपिक है वो देनी होती है। बच्चे को शिक्षण कराता है वो, और बच्चे का अधिगम होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। तो विद्यालय में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, बच्चे को हम स्कूल क्यों भेजते हैं, उसके पेरेंट्स क्यों भेजते हैं, क्यों, ताकि वो बच्चा अधिगम कर सके, सीख सके, नॉलेज ले सके, इसीलिए भेजा जाता है। तो विद्यालय में जो प्रोसेस चलती है उसको ही कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, यही हेल्प करती है, यही प्रोसेस जो है वो शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे उचित सामग्री की जो सिद्धांत है, इसको समझने के लिए, जैसे कि मैं आपको क्लास का उदाहरण दे रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि टीचर्स को क्या करना होता है, अपने स्टूडेंट को वो टॉपिक अच्छे से समझाना है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल का यूज़ करते हैं। अब वो मटेरियल क्या हो सकता है, वो मटेरियल होता है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ये ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या काम करती हैं, ये बच्चे को उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने में हेल्प करती हैं। क्योंकि ये तो क्लियर है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर शिक्षक विद्यार्थियों से, अगर टीचर स्टूडेंट से बात नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो वो सिखाना चाहता है बच्चे को, वो पॉसिबल ही नहीं है। टीचिंग में हमें कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है, तभी ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से काम कर पाती है, बच्चा शिक्षित हो पाता है, एक टीचर की ड्यूटी पूरी हो पाती है। अब इसके लिए, क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेटर के लिए वो क्या करता है, कुछ मटेरियल का यूज़ करता है। वो मटेरियल क्या हो सकता है, वो जो कंटेंट है, प्रॉपर कंटेंट है, वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकती है दृश्य श्रव्य सामग्री। अब सवाल उठता है कि भाई ये दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स। तो यहाँ पे दृश्य या ऑडियो का मतलब क्या, दृश्य या फिर श्रव्य का मतलब क्या होता है, दृश्य का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, विजुअल। ओके, देन श्रव्य का मतलब या ऑडियो का मतलब क्या होता है, जिसको हम सुन सकते हैं। तो कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आना टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि वो टॉपिक अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाए और कम्युनिकेशन भी कैसा हो, हाई लेवल का हो, एकदम बेस्ट कम्युनिकेशन हो, जिससे कि आपका पर्पस जो बच्चे को सिखाना है वो पर्पस आप कंप्लीट कर लें, अचीव कर लें अपने गोल को। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, अब दृश्य का मतलब क्या है, चार्ट वगैरह लेकर के आना, ठीक है, चार्ट्स बना करके, मॉडल बना करके लेकर के आना। इसी तरह से श्रव्य का मतलब ये है, जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई टेप रिकॉर्ड की हुई है वो बच्चों को सुना देना, या दृश्य श्रव्य दोनों, ऑडियो विजुअल दोनों हो, तो जैसे टेलीविजन है, बच्चे को हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, कंप्यूटर में कोई वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो ये सब कुछ। तो आपका यहाँ पे ये सिद्धांत जो है, उचित सामग्री का सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एज अ टीचर क्या करें, क्लास में बच्चों को
अच्छे से कम्युनिकेट उनके साथ कर पाएँ, टॉपिक को अच्छे से समझा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास में उचित सामग्री लेकर के जाएँ, प्रॉपर कंटेंट या मटेरियल लेकर के जाएँ। ठीक है, चलो ये सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट सिद्धांत है आपके सामने संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। संप्रेषण माध्यम क्या होता है? संप्रेषण माध्यम मतलब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिंग मीडिया और चैनल। ओके, तो माध्यम का मतलब, तो आपको मैं एक सीधी सी बात बताती हूँ, जो संप्रेषण करता होता है और संप्रेषण करता के अलावा जो ग्रहण करता होता है, उनके बीच में ये माध्यम क्या करता है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, दो व्यक्तियों या दो ग्रुप्स को जोड़ता है। अब ये जिस तरह से दो ध्रुव होते हैं, उनके बीच हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को हमने प्रवाहित करना है, तो विद्युत तार का हम प्रयोग करते हैं ना, तो ये भी वही है। ठीक है, ये भी वही है, जिस तरह से हमने विद्युत धारा को प्रवाहित करना है दो ध्रुवों के मध्य, तो हम विद्युत तार का प्रयोग करते हैं उसके लिए, साइंस में आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पे वही बात है। ये संप्रेषण माध्यम क्या है? ये माध्यम मतलब बीच में एक चैनल होना चाहिए हमारे पास। अब ये माध्यम क्या काम करेगा? माध्यम काम करेगा अच्छे से कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में। अब ये माध्यम फिर है क्या? ये माध्यम है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, ये माध्यम क्या है? आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज। भाषा क्या कर रही है? भाषा कम्युनिकेशन में माध्यम का काम कर रही है। अगर ये भाषा नहीं हो तो क्या कम्युनिकेशन का सर्कल जो है वो कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भाषा है वो एकदम सही होनी चाहिए। अब सही होने से भी मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे ये जो सिद्धांत लिखा है इसका मीनिंग क्या है कि जिस भाषा को आप प्रयोग में ले रहे हो, जो भाषा माध्यम बनी हुई है कम्युनिकेशन का, वो भाषा सही होनी चाहिए। एक तो उचित होनी चाहिए, उचित शब्दों का आपने प्रयोग करना है। ठीक है, राइट वर्ड्स का प्रयोग करना है कम्युनिकेशन के दौरान। और दूसरी बात क्या है? आपकी यानी संप्रेषणकर्ता की और ग्रहणकर्ता की, दोनों की जो भाषा है वो सेम होनी चाहिए। अगर भाषा अलग अलग होगी तो आपको लगता है कम्युनिकेशन जो है वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों की भाषा एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। ये पृष्ठपोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक क्या है? वही बात जो हमने पहले स्टार्टिंग में करी थी सजगता के सिद्धांत में, कि यहाँ पे पृष्ठपोषण मिलना, फीडबैक मिलना बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन के दौरान। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहीं का ही देती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो अपने मोबाइल में वीडियो बना करके और आपको सेंड कर रही हूँ। मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती हूँ तो जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ इस टॉपिक को, तो वहाँ भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग जब मेरे सामने होते हो तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी तो कम्युनिकेशन है ना क्लास के अंदर। तो जब आप मेरे सामने होते हो या ऑफलाइन क्लास चल रही होती है तो उसमें क्या, स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, मैं समझा रही हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, आंखों से मेरी ओर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अपनी सिर को यूँ हिला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या मिलता है, इससे बल मिलता है कि बच्चों को मैं जो बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास भेजती हूँ, और वो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बात होती है ऑफलाइन क्लास के अंदर, जब मैं आपकी आंखों को देखती हूँ कि आप मुझे मेरी बात को समझ रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, तो और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे वो फीडबैक नहीं मिल पाता है। कम्युनिकेशन यहाँ पे अलग लेवल का रहता है, वहाँ पे अलग लेवल का रहता है। और ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब आप मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में बैठे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को जिस तरह से सजग होना चाहिए उसी तरह से पहले व्यक्ति को फीडबैक भी देनी चाहिए, तभी वो मोटिवेट होगा अपनी बात को करने के लिए। और इसी तरह से जब दूसरे व्यक्ति की बारी हो तो पहला व्यक्ति क्या करे, उसे फीडबैक दे। ओके, तो पृष्ठपोषण का सिद्धांत बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको अंतिम सिद्धांत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। कुछ तत्व जो हैं वो संप्रेषण में सहायक होते हैं और कुछ जो हैं वो बाधक होते हैं। अब सहायक क्या होते हैं और बाधक क्या होते हैं, तो जैसे हम ये कह सकते हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर सहायक होने की बात करें
तो अगर कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, दो व्यक्तियों के बीच बात करने का जो टॉपिक है, दो समूहों के बीच बात करने का जो टॉपिक है, वो उनके इंटरेस्ट का हो, तो आपको क्या लगता है कि वो ध्यान नहीं देंगे? मुझे लगता है कि वो प्रॉपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो रुचि क्या होगी? सहायक तत्व है। ओके, सहायक, मोटिवेट करेगी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को। और इसके अलावा अगर मैं इसके अपोजिट बाधक तत्वों की बात करूं, तो मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो समूह आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहां पे शोर बहुत ज्यादा है, देन क्या वो भी गुड कम्युनिकेशन होगा? नहीं, वो नहीं होगा। वहां शोर बहुत ज्यादा है, पहले व्यक्ति को की जो बात है वो दूसरे को सुन ही नहीं रही। तो रुचि तो क्या हो गया? सहायक तत्व हो गया, और शोरगुल बाधक तत्व हो गया। इसके अलावा भी बाधक तत्व हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप देखिए, ऐसे समझ लो कि दूसरा जो व्यक्ति है उसकी जो है सुनने की, देखने की जो क्षमता है वो कम है। तब पहला व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा उसको अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहा है या योग्य ही नहीं है, उसकी देखने सुनने की क्षमता कम है। तब क्या चीजें ये बाधक तत्वों के रूप में नहीं आएगी? तो ये भी बाधक तत्वों के रूप में ही आएंगी। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के दौरान अगर कुछ साइन लैंग्वेज यूज की जा रही है, या कुछ संकेत या कुछ चित्र वो यूज किए जा रहे हैं और वो पूरी तरह से अस्पष्ट हैं, पूरी तरह से स्पष्ट ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सिद्धांतों के अंतर्गत आपको 7 सिद्धांत पढ़ाए हैं एक एक करके। सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उचित सामग्री का सिद्धांत, संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। तो ये हो गए हैं अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत। और अब हम बात करने वाले हैं संप्रेषण प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर। तो चलिए इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं एक एक करके। संप्रेषण प्रक्रिया में भाषा की भूमिका, रोल ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। विचारों एवं भावनाओं की आदान प्रदान हेतु प्रभावी। यहाँ पे भाषा की इम्पोर्टेंस या भाषा के महत्व या भाषा के रोल, भूमिका को बताने के लिए जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये कहता है कि संप्रेषण तभी संभव है, विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है अगर भाषा हो। तो अगर भाषा नहीं होगी तो आपस में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। भाषा का मीनिंग हमने किया था, अर्थ किया था हमने भाषा का, तो हमने क्या कहा था? विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान का जो साधन है वो है भाषा। और कम्युनिकेशन में भी क्या होता है? दो व्यक्ति या दो ग्रुप आपस में एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान ही तो करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो फिर कम्युनिकेट की तो ये तो शब्द के मीनिंग ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें भाषा की जरूरत है कम्युनिकेशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, चित्रात्मक सामग्री की अपेक्षा अधिक प्रभावी। चित्रात्मक सामग्री की अपेक्षा अधिक प्रभावी। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपके पास भाषा नहीं है, तब आप क्या करते हो? चित्रों का मान लीजिए प्रयोग कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को भी किसी दूसरे व्यक्ति से आप बात करते हैं तो उनको डायग्राम्स के द्वारा सिखाना आसान होता है, बताना आसान होता है? आपके मन में जो चल रहा है, आप जो भी बात बताना चाहते हो, या फिर बोल करके बताना जरूरी मतलब ईजी रहता है? आप खुद सोचो, क्या ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है कि सामने वाले को समझ में आ सकेगा? चलो, अब इसी को मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। बिल्कुल टेक्निकल एग्जाम्पल है जो डेली हम करते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी, चाहे टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी, आपको किसी को कोई मैसेज भेजना है, ठीक है? तब आप क्या करते हो? कुछ इमोजीज भेज लो, ठीक है? इमोजीज भेज दो, या मैं ये कह सकती हूँ कुछ चित्र भेज दो। तो क्या सामने वाले को एग्जैक्टली वो आपकी बात समझ में आ जाती है तुरंत? और इसके अलावा आप लिख करके भेजते हैं, ओके, क्योंकि लिख करके भेजना भी क्या, लिखित भाषा है, तो भाषा तो आ गई ना उसमें, लैंग्वेज तो आ गई। या तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, या कुछ भी है, लिख करके उसको मैसेज पहुंचा रहे हो, और या फिर आप उसको वॉइस मैसेज भेज रहे हो, और या फिर आप उसको फ़ोन करके बता रहे हो। तो आपको क्या लगता है उसको ज़्यादा अच्छे से कैसे समझ में आएगा? यानी जो हम कहें गुड कम्युनिकेशन, या हम ये कहें कि एकदम सामने वाले को बात समझ में आ गई, तो वो कब होगी? वो क्या आप सिर्फ चित्र भेज रहे हो उसको,
ठीक है, वो उससे होगी। स्टिकर्स भेज रहे हो, पिक्चर्स भेज रहे हो, इमोजीज भेज रहे हो, उसको क्या आपकी बात वैसे ही समझ में आएगी जैसे कि आप उस तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे और फिर आपने फ़ोन करके उसको बताया या वॉइस मैसेज किया या फिर इसके अलावा आपने उसको टेक्स्ट मैसेज किया। अब मुझे लगता है आगे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन में भाषा की क्या इम्पोर्टेंस है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, करके देख लेना ऐसा, ठीक है। चलो, अब चित्रात्मक सामग्री की अपेक्षा ये जो भाषा है वो अधिक प्रभावी होती है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता में सहायक। अगर ये भाषा ना हो तो आपको लगता है कि विद्यालयों में शिक्षा दी जा सकती है या बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कंप्लीट करनी विद्यालय में ज़रूरी होती है, स्कूल में ज़रूरी होती है, वो हो सकती है? नहीं। अब मान लो मेरे पास भाषा ही नहीं है, हमारे यहाँ भी क्या चल रहा है, ये शिक्षा का ही आदान प्रदान मैं आपको कर रही हूँ, मैं शिक्षा ही तो दे रही हूँ आपको, ये टीचिंग लर्निंग ही तो चल रही है। अब अगर मेरे पास भाषा ना हो, ठीक है, अब भाषा ना हो, मैं यहाँ पे केवल मैंने ये डायग्राम बना दिया है, आपको खुद से सीखना है, वीडियो में बनाऊँ लेकिन मैं बोलूँ कुछ नहीं, ठीक है, वीडियो में बनाऊँ और मैं ऐसे चुपचाप खड़ी रहूँ यहाँ पे, तो बताओ क्या ये गुड कम्युनिकेशन है? या क्लास के अंदर टीचर आए और चुप करके खड़ा हो जाए क्योंकि भाषा नहीं है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो क्या प्रभावी हो पाएगी इस भाषा की ना होने पर या भाषा के अभाव में? तो नहीं हो पाएगी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठ पोषण तथा पुनः संचार द्वारा स्पष्टीकरण में सहायक। अब पृष्ठ पोषण वही फीडबैक कि एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, सुन करके फीडबैक देता है। इस फीडबैक में क्या होगा, इस फीडबैक में एक व्यक्ति के बोलने पर दूसरे व्यक्ति का उसकी ओर देखना भी आता है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना भी आता है, यूं यूं सिर को हिलाना भी आता है, हाँ हाँ करना भी आता है, ना ना करना भी आता है, क्योंकि फीडबैक तो दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ना भी कर सकता है। और इसके अलावा फिर उसका आगे से बोलना भी फीडबैक ही है। और अगर वो आगे से बोल रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो इसका मतलब वो जो सर्कल है प्रोसेस का वो आगे बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं पुनः संचार, ठीक है, यानी संचार पूरी तरह से हो रहा है, कहीं भी बीच में तार टूटे नहीं है, कंटिन्यूसली सारा काम चल रहा है। तो पृष्ठ पोषण और पुनः संचार द्वारा स्पष्टीकरण में भाषा बहुत हेल्प करती है, और इन दोनों के बिना तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, और ये होंगे किस कारण से? अगर भाषा होगी तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, सरल एवं प्रभावी। अब भाषा क्या करती है? कम्युनिकेशन को सरल बना देती है और इफेक्टिव बना देती है। इजी भी बनाती है, इफेक्टिव भी बनाती है, सरल भी बनाती है, प्रभावी भी बनाती है। कैसे? इस भाषा के माध्यम से, वही फर्स्ट वाले पॉइंट वाली ही बात है, इसी भाषा के माध्यम से तो विचारों का आदान प्रदान पॉसिबल हो पाया है। और अगर विचारों का आदान प्रदान ना हो दो व्यक्तियों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा ना। कम्युनिकेशन तो दो व्यक्तियों का आपस में बात करना, दो समूहों का आपस में बात करना ही तो है, तो फिर कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इस तरह से ये भाषा क्या करती है? कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, संप्रेषण प्रक्रिया है, उसको एकदम इजी बना देती है और साथ में ही इफेक्टिव भी बना देती है, ठीक है। तो ये है संप्रेषण प्रक्रिया में भाषा की भूमिका। एक बार फिर से देख लीजिए इन पॉइंट्स को। विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान हेतु प्रभावी है, चित्रात्मक सामग्री की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। मतलब किसी तक अगर चित्रों के माध्यम से हमें अपनी बात को पहुंचाना है, तो इसके बजाय जब हम लैंग्वेज के द्वारा बोलकर उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो सामने वाले को बहुत ही सरलता के साथ और साथ में प्रभावी रूप में, इफेक्टिव वे में उसको हमारी बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्लास में पढ़ाने की, स्कूल में पढ़ाने की बात है, तो वो तो लैंग्वेज के बिना सोची ही नहीं जा सकती है। भाषा के बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। इसके अलावा पृष्ठ पोषण और पुनः संचार द्वारा स्पष्टीकरण में भी भाषा हेल्प करती है, और इसके अलावा इससे जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एकदम सरल और प्रभावी हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं, दो
ये कह सकते हैं टॉपिक के हमारे लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक के अंतर्गत दो बातों के बारे में हमें पता चल गया कि अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उसके साथ ही कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है, संप्रेषण प्रक्रिया है, उसमें भाषा की क्या भूमिका है, भाषा का क्या रोल रहता है। ओके, तो आज की क्लास में इस टॉपिक से रेलेवेंट इतना ही हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में इसी टॉपिक को भी हमें कंटिन्यू रखना है। अभी और कुछ भी है इसके बारे में जानने वाला, लेकिन हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।